नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कक्षा 10 के 8वें अध्याय जीव जनन कैसे करते हैं के दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि उत्तक संवर्धन या उत्तक प्रवर्धन किसे कहते हैं, टिश्यू कल्चर की विधि क्या होती है, माइक्रो प्रोपोगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन कैसे होता है और पुष्प की संरचना कैसे होती है, पुष्प के कितने पार्ट होते हैं तथा निषेचन के बाद कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण और परपरागण क्या होता है। आइए हम जानते हैं कि सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन, उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं। जो उत्तक संवर्धन होता है यह कृत्रिम कायिक जनन की मॉडर्न मेथड है। कृत्रिम कायिक जनन की जो आधुनिक विधि है उसे हम लोग उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर कहते हैं। जो टिश्यू कल्चर विधि है वह इस समय की सबसे उपयोगी विधि है और इस विधि में पौधे की कोशिका या उत्तक का प्रयोग करके और पौधे की जो कोशिका या उत्तक होता है उसके प्रयोग द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में नए पौधे का निर्माण किया जाता है। आइए हम देखते हैं कि उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं। देखेंगे यह कृत्रिम कायिक जनन की आधुनिक विधि है। इस विधि में पौधे की कोशिका या उत्तक द्वारा नए पौधों की उत्पत्ति की जाती है। देखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जिस पौधे की कोशिका से नए पौधे को बनाना होता है, यानी जिस पौधे का निर्माण करना होता है उस पौधे की कोशिका या उत्तक को लेके एक हम लोग कृत्रिम पोषक माध्यम युक्त पात्र में रखते हैं। कृत्रिम पोषक माध्यम यानी जिसमें पोषण की सारी सुविधाएं इसको मिले। जब कृत्रिम पोषक माध्यम युक्त पात्र में जैसे ही हम इस उत्तक या कोशिकाओं को रखते हैं तो इसमें कैलस यानी कि यह बहुत ज़्यादा संख्या में कोशिकाएं बना लेती हैं। यह संख्याएं देख रहे हैं कि अब ज़्यादा संख्या में कोशिकाएं या उत्तक को बनाती हैं। इसे कैलस पूछा जाए कैलस किसे कहते हैं तो अधिक संख्या में कोशिकाओं या बड़ी संख्या में कोशिकाओं का समूह या उत्तक क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है। और सबसे पहले स्टेप में जब कृत्रिम पोषक माध्यम में किसी पौधे की कोशिका को रखते हैं या उत्तक को रखते हैं तो कैलस का निर्माण होता है। फिर यहाँ से इस कैलस को निकाल के यानी कि कई कोशिकाएं जो बन गई हैं इनको निकाल के हम लोग और दूसरे पात्र में रखते हैं। जो यह पात्र है इसमें वृद्धि एवं विभेदन हार्मोन युक्त माध्यम इसमें रखा गया। इसमें ऐसा हार्मोन मिलाया गया जो वृद्धि करे और विभाजित भी करे। इसमें क्या होता है कि जब वृद्धि एवं विभेदन हार्मोन युक्त माध्यम में जब हम लोग कैलस वाले पार्ट को इसमें रखते हैं तो इसमें जड़ों का विकास देख रहे हैं, सब में कोशिकाओं में जड़ों का विकास होता है। पुनः यहाँ से जब जड़ें विकसित हो जाती है तो इसको निकाल के हम लोग विभेदन हार्मोन युक्त माध्यम वाले पात्र में रखते हैं और जहाँ जड़ें तो पहले से विकसित है यहाँ से विभेदित हो जाते हैं, प्ररोह का निर्माण होता है। ऊपर वाले पोर्शन को जिससे तने वगैरह बनते हैं उसको प्ररोह बोलते हैं। प्ररोह का निर्माण होता है तीसरे माध्यम में और यहाँ से इसको हम लोग अलग अलग करके जहाँ भी लगाना होता है लगाते हैं और नए पौधे की उत्पत्ति करते हैं। तो यह प्रक्रिया जो होती है वह उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर कहलाती है। इसका एक और नाम है माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। देख रहे हैं यहाँ हम कोशिका का प्रयोग करें कि जिस पौधे को उगाना है उस पूरे पौधे की नहीं, उसके जड़ की नहीं, उसके तने की नहीं, बल्कि उसके एक सेल का प्रयोग कर रहे हैं या उसके उत्तक का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि यह उत्तक या सेल बहुत सूक्ष्म मात्रा में प्रयुक्त होता है, बहुत सूक्ष्म भाग होता है पौधे का, इसीलिए इसको सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। देखेंगे इसको कि चूंकि इस प्रक्रिया में पौधे के सूक्ष्म भाग का प्रयोग किया जाता है इसलिए इसे सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि जो इस समय सजावटी पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार किए जाते हैं वो टिश्यू कल्चर द्वारा ही तैयार किए जा रहे हैं। सतावर है, डहेलिया है, गुलबहार है, इन सब में जो माइक्रो प्रोपेगेशन की विधि द्वारा अनेक नए पौधों का प्रत्येक दिन निर्माण किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं कि पुष्प कहते किसको हैं, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं और पुष्प में कैसे पॉलिनेशन की क्रिया होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पुष्प कहते किसको है। पुष्प अर्थात फ्लावर पौधे का मुख्य जनन अंग पुष्प कहलाता है। मुख्य जनन अंग पुष्प कहलाता है। आपसे पूछा जाए फ्लावर किसे कहते हैं तो कहेंगे पौधे का मेन सेक्स आर्गन होता है, मेन जनन अंग होता है जो फूल कहलाता है
और यह जो पुष्प होता है या फूल होता है, इससे फल का निर्माण, बीज का निर्माण होता है। अब एक पुष्प के अनुप्रस्थ कांड की संरचना के माध्यम से हम समझेंगे कि पुष्प के कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले एक पुष्प का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखेंगे एक पुष्प का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। पुष्प के स्ट्रक्चर में जो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जिसको हम लोग पकड़ते हैं अपने हाथ में पुष्प को तोड़ते समय, उसे पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत के ठीक ऊपर और पुष्प जिस पर पूरा टिका हुआ है, उस भाग को पुष्पासन कहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग पुष्प में जो पुष्पासन के ऊपर पत्ती नुमा हरे रंग की संरचना होती है, उसे हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। और इसके ऊपर जो एक और पत्ती नुमा संरचना होती है, उसे हम लोग दल पुंज कहते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग कि जो पुष्पासन के ऊपर हरे रंग की पत्ती नुमा संरचनाओं का जो समूह होता है, उसे बाह्य दल पुंज जब शब्द इसमें बाह्य दल में जोड़ते हैं, इसका मतलब होता है कि ये समूह में रहेंगे। अगर सिंगल पूछा जाता है कि अकेले हम बाह्य दल पुंज के एक पार्ट को क्या कहेंगे, तो उसे बाह्य दल या सीपल बोला जाता है। और उसी प्रकार से जो दल पुंज होता है, वह भी पुंज का समूह होता है, यानी कई दलों का ये समूह होता है। अगर आपसे पूछा जाए केवल एक दल को क्या बोला जाता है, एक दल जो होता है उसको हम लोग पीटल कहते हैं, और यह जो समूह होता है पूरा, वह दल पुंज कहलाता है। यह जो होता है, यह रंगीन संरचना होती है, कलरफुल संरचना होती है, जो कीटों को आकर्षण, जो दल पुंज होता है वह कीटों को आकर्षित करता है परागण हेतु। और जो बाह्य दल पुंज होता है, जो हरे रंग की संरचना होती है, यह जो इसका जो काम होता है, वह इस पुष्प को पोषण उपलब्ध कराता है। और जितने इसके अंदर के आर्गन होते हैं, फूल के अंदर के भाग होते हैं, इंटरनल जो आर्गन होते हैं, उनकी सुरक्षा करने का काम करता है, वह दल पुंज करता है। इसके बाद से देखेंगे हम लोग एक तंतुनुमा संरचना होती है, पाइप की तरह पतली तंतुनुमा संरचना होती है। इसमें परागकोश, दो पालियों में विभाजित परागकोश लगे होते हैं, और परागकोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं। देखेंगे इसको हम लोग कहते हैं पुतंतु, पुंतंतु, इसको कहते हैं परागकोश, और इसके अंदर जो कणनुमा संरचना है, इसे पराग कण। और इन तीनों को संयुक्त रूप से जो मेल आर्गन होता है, नर युग्मक कहा जाता है पुष्प का, और इसे हम लोग पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम। इसे एंड्रोसियम कहते हैं। और इसके अंदर पुंतंतु, परागकोश, परागकण आते हैं, और इस पुमंग की जो एक यूनिट होती है, इनको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। उसी प्रकार से देखेंगे हम लोग कि यहाँ जो संरचना होती है, इस संरचना को हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। इसको अंग्रेजी में स्टेमेन बोला जाता है। और यह जो नीचे वाली संरचना है, इसको वर्तिका कहते हैं। और यह जो फूली हुई संरचना है, इसे अंडाशय कहा जाता है, ओवेरी या अंडाशय। और
जिस प्रकार से इन तीनों संरचनाओं को मिला के पुमंग बनता है, उसी प्रकार से इन तीनों संरचनाओं को मिला के और जायांग बनता है। जायांग को गाइनोसियम बोलते हैं। जायांग को गाइनोसियम और पुमंग को एंड्रोसियम बोला जाता है। और अंडाशय के अंदर एक पार्ट होता है, देखेंगे हम लोग, जिसे हम लोग बीजांड के नाम से जानते हैं। ये तो एक पौधे के प्रमुख पार्टों का डायग्राम हो गया, कौन कौन से पार्ट होते हैं और कहाँ स्थित होते हैं। देखेंगे हम लोग एक बार और कि पुष्प का सबसे निचला भाग जिसे हम लोग पकड़ते हैं या जिस पर फूल जिससे निकलता है, जहाँ से पुष्प का स्ट्रक्चर, उसे पुष्प वृंत बोला जाता है। उसके ऊपर जो होता है एक संरचना होती है पुष्पासन, जिसके ऊपर संपूर्ण टीका फूल, पुष्प का वह भाग जिस पर संपूर्ण पुष्प टीका होता है पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन के ठीक ऊपर पत्ती नुमा हरे रंग की जो संरचना होती है, जो समूह में होती है, उसे बाह्य दल पुंज, और जब एक सिंगल होता है जो बाह्य दल कहलाता है, इसे हम लोग अंग्रेजी में सीपल बोलते हैं। और यह जो होता है यह इस पुष्प को पोषण देता है और यह सुरक्षा करता है आंतरिक अंगों के पुष्प के। इसी तरह से दल पुंज जो होता है, जहाँ पुंज जुड़ा है अर्थात यह दलों का समूह है, या इसके साथ कई दल लगे होते हैं, और जो दल पुंज होता है वह दलों का समूह होता है और यह रंगीन रंग का होता है। यह पर पौधों पुष्प में कीटों के परागण के लिए यह आकर्षित करने का काम करता है। और जो यह दल पुंज है यह सिंगल जब होता है, एक होता है, तो इसको दल या पिटल कहा जाता है। और इसके ऊपर देखेंगे एक तंतुनुमा संरचना होती है, उसे पुंज तंतु, एक कोष्ठ, एक फूला हुआ भाग होता है ऊपर पुष्प के सबसे टॉप पोर्शन पर, जिसे परागकोश, और उसके अंदर जो छोटे छोटे कणनुमा संरचना होती है उसे परागकण कहते हैं। और परागकण परागकोश पुंज तंतु को मिलाकर एंड्रोसियम बोला जाता है या पुमंग बोला जाता है। और इसकी एक इकाई होती है उसको पुंकेसर। उसी प्रकार से देखेंगे कि जो पुष्प में फूला हुआ भाग होता है, पुष्प का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। और उसके ऊपर जो एक पतली संरचना होती है वर्तिका, और वर्तिका के ऊपर वर्तिकाग्र होता है, और तीनों भागों को मिला के जायांग या गाइनोसियम कहते हैं। यह पौधे का मादा जनन भाग होता है और यह पौधे का पुष्प का यह नर जनन भाग होता है। अलग अलग हम देखेंगे कि जो यह अंडाशय है या स्त्रीकेसर है, जायांग है, इसकी संरचना को हम लोग देखेंगे। जो जायांग है उसकी संरचना हम लोग देखेंगे कैसे यह जायांग बनेगा। यह स्त्री केसर या जायांग का स्ट्रक्चर होता है। और इसी तरह से देखेंगे हम लोग यह जो स्ट्रक्चर होता है, यह पूरा स्ट्रक्चर पुंकेसर का होता है। इसका अनुप्रस्थ काट देखेंगे कैसे होता है। यह जो होता है पुंकेसर, इसमें परागकोश की स्थिति कैसे होती है, कैसे परागकण व्यवस्थित होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। यह तो हो गई पुष्प की अनुप्रस्थ काट। पुष्प की अनुप्रस्थ काट या टीएस की संरचना। अब हम जानेंगे कि पुष्प के अनुप्रस्थ काट के बाद से इसमें परागण की प्रक्रियाएं कैसे होती है, पॉलिनेशन कैसे होता है।
परागण किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। परागण अर्थात पॉलिनेशन। डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे कि परागण क्या होता है। देख रहे हैं यह एक पुष्प है, इस भाग को हम लोग पराग कोश कहते हैं और पराग कोश के अंदर जो होते हैं पराग कण। यह जब पराग कण जो होता है, यह पराग कण यह मैच्योर हो जाता है, परिपक्व होता है, तो यह पराग कण यहाँ से यह पराग कोश फट जाता है और यह पराग कोण इस वर्तिकाग्र पर पहुँचता है। देख रहे हैं कि यह मैच्योर होके यह पराग कण इस वर्तिकाग्र पर पहुँच रहा है। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। देखेंगे इसका डेफिनेशन परागण का, पॉलिनेशन का, कि पुष्प के पराग कणों का, देख रहे हैं पराग कण है, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। देख रहे हैं पराग कण परागकोश के अंदर है और यह परिपक्व होकर फट रहा है और वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, तो यह क्रिया परागण कहलाती है। एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है कि परागण दो प्रकार का होता है। पहला है स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण देखेंगे हम लोग कि यह एक पुष्प है और इस पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहा है। यानी जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे में जो अन्य पुष्प लगे हैं उनके वर्तिकाग्र पर गिरता है, तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। देखेंगे परिभाषा इसकी, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वह स्वपरागण कहलाती है। उदाहरण देखेंगे कि सदाबहार, गुलमेहंदी, खट्टी बूटी, मूंगफली आदि में सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। अब पर परागण देखेंगे, देखिए यहाँ जो है यह जो परागकण है इस पुष्प पर न गिरे और न ही इस पौधे के जो अन्य पुष्प है उन पर गिरे, बल्कि किसी दूसरे पुष्प के, उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के जो वर्तिकाग्र है उस पर जाके जब पहुंचता है, तो यह क्रिया पर परागण कहलाती है। देखेंगे जब किसी पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के, एक पौधा मान लीजिए यहाँ है, एक सरसों का पौधा और एक सरसों का पौधा 10 फीट की दूरी पर है, तो जब इसका परागकण उस पौधे पे जाके गिरे, इस पौधे पर न गिरे जिसका यह पुष्प है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। जब किसी पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे पर परागण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे आम है, बबूल है, यहाँ देखेंगे आर्किड। आर्किड में जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, जो सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, घोघे द्वारा होता है। कदम और कचनार में चमगादड़ के द्वारा होता है और आम बबूल में वायु परागण कीटों द्वारा। अन्य मतलब कहने का ये है कि जो पर परागण की प्रक्रिया होती है इसमें माध्यम की जरूरत पड़ती है, जबकि स्वपरागण की प्रक्रिया में माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना माध्यम की आवश्यकता के ही हो सकता है। अब हम जानेंगे कि जो यह परागण की प्रक्रिया होती है फूल में, पुष्प में, कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। और परागण के बाद एक पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, बाह्य दल का क्या होता है, दलपुंज का क्या होता है, पुंकेसर का क्या होता है और पुंतंतु का क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। निषेचन या परागण के बाद एक पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसके कौन कौन से अंग उसमें बचे रहते हैं, किस किस पार्ट का निर्माण करते हैं और कौन से अंग गिर जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे कि निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन या परागण के बाद पुष्प में होने वाले। सबसे पहले जो हम लोग देखे थे पुष्प के डायग्राम में कि बाह्य दलपुंज होता है जिसको कैलिक्स बोलते हैं, वह मुरझा कर गिर जाता है। देखेंगे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये जो 5 अंग हैं ये मुरझा के गिर जाते हैं। लेकिन टमाटर, बैंगन, मिर्च, रसभरी, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें जो बाह्य दलपुंज होता है जिसको कैलिक्स बोलते हैं, यह पौधे में फल के साथ लगा होता है। इसके बाद दलपुंज देखेंगे, कोरोला इसको बोला जाता है, ये भी मुरझा के गिर जाता है। स्टेमेन यानी पुंकेसर, ये भी मुरझा के गिर जाता है। वर्तिकाग्र स्टिग्मा, ये भी मुरझा जाती है और वर्तिकाग्र स्टाइल भी मुरझा के गिर जाते हैं। अब देखेंगे मुरझा जाते हैं या मुरझा के गिर जाते हैं। अब देखेंगे ओवेरी या अंडाशय, जो फूला हुआ भाग होता है किसी भी पुष्प का, जिसे हम लोग ओवेरी कहते हैं, और यह बनाता है फल भित्ति। फल भित्ति यानी फल के ऊपर वाला पोर्शन यानी फल भित्ति। फल भित्ति 3 प्रकार की होती है,
फल भित्ति के 3 भाग होते हैं, यह आप लोग जानेंगे कि बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। इसको पेरिकार्प बोला जाता है। पेरिकार्प 3 कार्प में बटे होते हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति, यानी कि इंडोकार्प, मीजोकार्प और इक्जोकार्प। इक्जोकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। यह कोई भी फल होता है, यानी फल के 3 भाग, फल भित्ति जो होती है 3 भागों में बटी होती है, इक्जोकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। इस प्रकार से यह तो हो गया अंडाशय। अंडाशय फल भित्ति का निर्माण करता है। बीजांड, जो अंडाशय के अंदर की संरचना होती है, ओव्यूल जिसको बोलते हैं, वह बीज का निर्माण करती है। अंडकोश का जो एक सेल होता है वह भ्रूण बनाने का कार्य करता है। द्वितीयक केंद्रक जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वह भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो निषेचन के बाद पुष्प में ये सारी घटनाएं होती हैं। इतने पार्ट जो देख रहे हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, वर्तिकाग्र और वर्तिका, यह मुरझा जाते हैं, मुरझा के गिर जाते हैं। टमाटर, बैगन, मिर्च, रसभरी आदि को छोड़कर इसमें बाह्य दलपुंज फल के साथ लगा होता है। अंडाशय फल भित्ति में बदल जाता है, बीजांड बीज में, अंडकोशिका भ्रूण में और द्वितीयक केंद्रक भ्रूणपोष में बदल जाता है। ये तो निषेचन के बाद, परागण के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।